नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GSYVS में। दोस्तों गरुड़ बैच यूपी लेखपाल की तैयारी हम लोग करा रहे हैं। दोस्तों हम लोग लेखपाल की तैयारी अब हमारी जिम्मेदारी, इसको हम लोगों को दोस्तों पूरा करना है। हमको और आपको मिल करके पूरा करना है दोस्तों। इसमें दोस्तों हम लोग को ये लेखपाल की तैयारी कराते कराते कम से कम 1 महीने से ऊपर हो गया है दोस्तों। ये दोस्तों बिल्कुल फ्री क्लास है, इसमें कोई भी आपसे पैसा नहीं लिया जाए, कोई भी पेड कोर्स आपसे नहीं लिया जाएगा। इसमें हम लोग ग्राम समाज एवं विकास के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इसमें दोस्तों इससे पहले हम लोगों ने सामान्य हिंदी के प्रश्नों पर चर्चा कर चुके हैं दोस्तों, उसकी 16 क्लासें कर चुके हैं। और सामान्य जीएस के प्रश्नों की चर्चा कर चुके हैं, उसकी भी 16 क्लासें कर चुके हैं। और दोस्तों ये ग्राम समाज एवं विकास के 16 क्लासें हम लोग मतलब 16वीं क्लास कर रहे हैं। और दोस्तों सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बन चुकी है, चैनल पर जा करके आप देख सकते हैं। चैनल तो जानते हैं आप, GSYVS चैनल का नाम है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नहर उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी है? बस दोस्तों आपसे यही है कि आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप किसी चीज़ का आपका पैसा नहीं देना है दोस्तों, बस आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी नहर उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी है? तो ये हो जाएगा आपका शारदा नहर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शारदा नहर सबसे लंबी नदी है उत्तर प्रदेश की। और बात करेंगे शारदा नहर, तो दोस्तों इसको 1928 में ये बनकर तैयार हुई थी। कब बनकर तैयार हुई थी? 1928 में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और शारदा नदी पर शारदा नहर का निर्माण किया गया, याद रखिएगा। और इस नहर पर खडीमा पावर स्टेशन का निर्माण किया गया है। तथा बेतवा नहर की बात करें दोस्तों, तो बेतवा नहर दोस्तों इसका निर्माण वर्ष 1885 में बेतवा नदी पर किया गया था। और हमीरपुर और खेतौना इसकी 2 शाखाएं हैं। और निचली गंगा नहर दोस्तों इसकी बात करेंगे, तो ये दोस्तों आपकी इस नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1878 में नरोरा में पूरा किया गया था। और कानपुर और इटावा नहर इसकी 2 शाखाएं हैं इसमें दोस्तों। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिया सलाई उद्योग का केंद्र है? तो दोस्तों दिया सलाई यानी दिया सलाई की बात करें तो उद्योग का केंद्र है आपका बरेली। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दिया सलाई उद्योग के लिए बरेली एक प्रसिद्ध क्षेत्र है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में कई लघु और सूक्ष्म उद्योग हैं जो विशेष वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध हैं। आपका दिया सलाई मैंने बता ही दिया बरेली में। और अन्य जैसे कि जैसे कुछ यूपी के कुछ और हैं उद्योग हैं, जैसे कि यूपी के कुछ और उद्योग जैसे कि आपका इत्र और सुगंधित तेल। आपका इसके लिए सबसे फेमस आपका है कन्नौज, सबसे ज़्यादा फेमस है इत्र के लिए, जिसको हम लोग सेंट बोलते हैं इंग्लिश में। इत्र लखनऊ और इलाहाबाद में, इत्र और सुगंधित तेल आपके कन्नौज, लखनऊ और इलाहाबाद में होते। तथा और बात करेंगे कालीन निर्माण की दोस्तों, कालीन निर्माण में आपका बरेली, अलीगढ़ और इटावा तथा मिर्ज़ापुर, ये उत्तर प्रदेश में आपके कालीन निर्माण के फेमस जगह हैं। अगर आपके ऑप्शन में ये चारों में से कोई भी आ जाए तो आप लगा दीजिएगा एग्जाम में। और दोस्तों अगर फर्श कपड़े की बात करें दोस्तों, तो ये आपका आगरा इसके लिए प्रसिद्ध है, वाराणसी प्रसिद्ध है, भदोही, मिर्ज़ापुर और बरेली। बरेली दोस्तों इसमें दिया सलाई भी है और फर्श कपड़े के लिए भी प्रसिद्ध है। तथा माचिस उद्योग की बात करेंगे दोस्तों, तो माचिस उद्योग ये आपका बरेली, इलाहाबाद और मेरठ। यानी बरेली आपका कालीन निर्माण में दोस्तों आप देखते हैं, कालीन निर्माण में भी बरेली प्रसिद्ध है। यानी कि बरेली आपका दिया सलाई उद्योग केंद्र है, फर्श कपड़े के लिए भी प्रसिद्ध है, माचिस उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है, और कालीन निर्माण में भी आपका बरेली प्रशस्त मतलब प्रसिद्ध है। और दोस्तों माचिस उद्योग बात करेंगे इलाहाबाद और मेरठ, ये आपके तीनों हैं दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार आप फिर से वीडियो पॉज करके देख सकते हैं आप सही से इसको। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न, उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना वर्ष में हुई थी, मतलब किस वर्ष में हुई थी कृषि विभाग की स्थापना? तो दोस्तों कृषि विभाग की स्थापना हुई थी उत्तर प्रदेश में 1875 में, 1875 में उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना हुई थी। शुरुआत में दोस्तों इस विभाग का कार्य आंकड़ों के संग्रह और मॉडल फार्मों की स्थापना तक सीमित था। और 1880 में विभाग भूमि अभिलेख विभाग से संबंध था। तथा भारत सरकार अधिनियम 1919 पारित करने के बाद दोस्तों कृषि विभाग राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आ गया था। और कृषि का स्वतंत्र विभाग 1 दिसंबर 1919 को अस्तित्व में आया और इसे औपचारिक रूप से 1 मई 1920 को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट चौथा प्रश्न, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष लेखपाल सेवा नियमावली जोड़ी गई? दोस्तों आपका लेखपाल से ही प्रश्न, तो आपके लेखपाल से अधिकतर मोस्टली प्रश्न पूछे जाएंगे।
आपके ग्राम समाज एवं विकास में। तो जो ज़्यादातर आपके यूपी का ही प्रश्न, तो अधिकतर यूपी के ही प्रश्न पूछेगा आपके, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप याद करने की कोशिश करें। तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों लेखपाल सेवा नियमावली जोड़ी गई तो आपकी 2006 में, सन 2006 में उत्तर प्रदेश में लेखपाल सेवा नियमावली 2006 में जोड़ी गई। और लेखपाल का कार्य दोस्तों भूमि अभिलेख नियमावली में वर्णित है तथा भूमि राजस्व 1901 की धारा 23 में, भूमि राजस्व 1901 की धारा 23 में लेखपाल का वर्णन किया गया है। और लेखपाल ग्राम स्तर पर सरकार का प्रतिनिधि होता है और 1906 तक उसे स्वयं गांव द्वारा भुगतान किया जाता था। लेकिन अब वह वेतनभोगी सरकारी कर्मचारी, याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है कि स्वयं भोगी भुगतान कब तक किया गया था लेखपाल को, तो 1906 तक, याद रखिएगा 1906 तक किया गया तथा, और क्या कहते हैं, लेकिन अब वह वेतनभोगी सरकारी कर्मचारी है। उसके प्रभार में आमतौर पर 1 या 2 गांव होते हैं आपके, बड़े मतलब पूरे होते। नेक्स्ट 5वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश में 1 बीघा कितने के बराबर है। दोस्तों ये बीघा जितने भी प्रश्न है सभी याद रख लीजिएगा, वर्ग, गज, इंच, बीघा, जो भी पूछे आप सभी को याद रख लीजिएगा, मैं आपको अभी बता दूंगा आगे। तो उत्तर प्रदेश में 1 बीघा दोस्तों 3025 वर्ग गज के बराबर है। और बीघा दोस्तों होता है उत्तरी भारत में भूमि के क्षेत्रफल को मापने की एक इकाई है और 1 बीघा का आकार अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। अब उत्तर प्रदेश में बात हुई तो उत्तर प्रदेश में अन्य महत्वपूर्ण भूमि मापे जैसे कि आपका 1 बीघा मैंने बता ही दिया 55 × 55 या फिर 3025 वर्ग गज। और 20 बिस्वा की बात करें दोस्तों तो 20 बिस्वा आपका 1 बीघा के बराबर होता है। 1 गज इलाही की बात करें तो ये आपका 33 इंच के बराबर होता है मापने की दोस्तों। तो 8 बीघा बराबर होता है दोस्तों 5 एकड़ के। और 1 लाथा की बात करें दोस्तों तो 1 लाथा आपका होगा 99 इंच या 8 फीट 3 इंच, ये आपका 1 लाथा होता है। सभी के दोस्तों याद रख लीजिएगा, सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं आप। नेक्स्ट इन्हीं से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, कभी आपको घुमा देगा तो इसलिए दोस्तों 5 एकड़ 8 बीघा मतलब बराबर करने की बोल देगा, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है। इकाई के बराबर करेंगे दोस्तों तो ये आपका हो जाएगा 1 बीघा आपका हो जाएगा 20 कट्ठा के बराबर होता है। 1 कट्ठा बराबर 20 धुर के बराबर होता है। 1 धुर बराबर 16.93 वर्ग मीटर होता है तथा 1 कनवा बराबर 1/16 धुर होता है। दोस्तों इससे प्रश्न आपके ये चाहे ये हो गया है और चाहे फिर ये हो गया, आपसे 2 नंबर आपके पक्के कर लीजिए इसमें, इनमें से आपको घुमा के पूछेगा आपसे। नेक्स्ट 6ठा प्रश्न, किस प्रकार की मृदा उत्तर प्रदेश के गंगा के मैदान में पाई जाती है। तो गंगा के मैदान में आपकी कौन कौन सी पाई जाती है दोस्तों, खादर मृदा या फिर बांगर मृदा, या फिर पहला और दूसरा में से कोई नहीं, या फिर दोनों। तो दोनों ही आपके उत्तर प्रदेश में मृदा उत्तर प्रदेश में गंगा के मैदान में पाई जाती है आपकी। ऑप्शन सी इसका सही, खादर मृदा भी पाई जाती है और बांगर मृदा भी पाई जाती है। अब बांगर मृदा और खागर मृदा होता क्या दोस्तों, बांगर मृदा उत्तर प्रदेश के उत्तरी और मध्य भाग में पाई जाती है। ये क्षेत्र की मिट्टी में कुछ कंकर और पत्थर भी पाए जाते हैं बांगर में। आपके नाम से ही लग रहा होगा बांगर, बंगले मतलब से बांगर टाइप के। और इसमें गहन कृषि के कारण मिट्टी की उर्वरता कम हो गई है। तथा खादर की बात करेंगे दोस्तों तो खादर आपकी उत्तर प्रदेश के बाढ़ के मैदानों में इस प्रकार की मिट्टी होती है कि खादर मृदा चूने, पोटास, मैग्नीशियम और कार्बनिक पदार्थों में समृद्ध होते हैं और मिट्टी उपजाऊ होती है। इसमें खाद की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती इसमें, क्योंकि इसमें सब पहले से ही पड़ा है, चाहे मृदा चूने, पोटास, मैग्नीशियम और कार्बनिक पदार्थ होते हैं इसमें। नेक्स्ट 7वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश में कितने लोकसभा क्षेत्र हैं। तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा क्षेत्र हैं दोस्तों आपके 80। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अभी मैंने शायद पिछली वीडियो में मैंने आपको शायद 75 बोल दिया था दोस्तों। 75 दोस्तों जिले हैं, याद रखिएगा। 80 आपकी लोकसभा की सीटें हैं, 80 आपकी लोकसभा की सीटें हैं। मैंने गलती से दोस्तों इसमें 75 बोल दिया था, इसलिए यहाँ पे 80 होगा। 75 आपके जिले होते हैं। और दोस्तों उसकी बात करेंगे आपकी कि राज्यसभा सीटें कितनी होती है, तो राज्यसभा सीटें होती हैं 31। और राज्य उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, और 403 सीटें हैं दोस्तों विधानसभा की। 403 सीटें हैं आपकी विधानसभा की उत्तर प्रदेश में। और सबसे अधिक सीटें आपकी चाहे 80 लोकसभा की हो, चाहे राज्यसभा की हो या फिर विधानसभा, ये तीनों ही सीट सबसे अधिक आपकी उत्तर प्रदेश में ही है। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट 8वां प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम एससी आबादी है।
एससी आबादी की बात करें दोस्तों तो एससी आबादी सबसे अधिक है आपकी उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक एससी है जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में भारत की एससी आबादी का कम से कम 16.6% है। याद रखिएगा, आपसे प्रश्न में पूछ सकता है। 16.6% है। अब तो हालांकि बढ़ गया होगा, ये 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों। और यूपी की दोस्तों 20.69% आबादी एससी की है आपकी यूपी में। तथा उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में अधिकतम एससी आबादी। याद रखिए, आपसे पूछ सकता है उत्तर प्रदेश में एससी की सबसे अधिक आबादी किस जिले में है, तो आपकी सीतापुर में। और उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में न्यूनतम एससी की आबादी, याद रखिएगा। और सोनभद्र जिले में अधिकतम एसटी की आबादी है। एसटी की आबादी आपकी सोनभद्र जिले में। नेक्स्ट, कन्फ्यूजन होगा, ध्यान से पढ़िए जो मैंने आपको बताया। उत्तर प्रदेश के मतलब उत्तर प्रदेश भारत की एससी मतलब भारत के एससी आबादी का कम से कम 16.6% है। तथा यूपी की दोस्तों 20.69% आबादी एससी की है। और उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में अधिकतम एससी आबादी है। एससी बोला मैंने। और उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में न्यूनतम एससी आबादी है। और सोनभद्र जिले में अधिकतम एसटी आबादी है। एसटी बोल रहा हूँ, एसटी याद रखिएगा। सोनभद्र में आपकी एसटी है अधिकतम आबादी आपकी। नेक्स्ट, 9वां प्रश्न, भूमि राजस्व 1901 की किस धारा में लेखपाल का वर्णन किया गया। दोस्तों देखिए, मैंने अभी आपको बताया था, बस खाली मैंने उसको इसमें लिखा नहीं। अभी भी मैंने बताया, भूमि राजस्व 1901 की धारा 23 में लेखपाल का वर्णन किया गया। बस आपको समझना है दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न आपके बनेंगे परीक्षा में और आप कंफ्यूजन में छोड़ के चले आएंगे। तो लेखपाल ग्राम स्तर पर दोस्तों सरकार का प्रतिनिधि होता है। एक बार मैं फिर बताना चाहता हूँ, 1906 में दोस्तों 6 तक उसे स्वयं गांव द्वारा भुगतान किया था, लेकिन अब वह एक वेतनभोगी सरकारी कर्मचारी है। और लेखपाल के महत्वपूर्ण कर्तव्य यानी कार्य क्या क्या हैं, जैसे कि आपके सर्वेक्षण करना, खेतों का निरीक्षण करना, फसल आंकड़ों का अभिलेखन करना, राजस्व का संग्रह करना, खेतों और गांवों की अन्य भूमियों के आधिकारिक नक्शे का संशोधन करना, ये आपके लेखपाल के कर्तव्य होते हैं। नेक्स्ट, 10वां प्रश्न, दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। जो दोस्तों मैंने आपको लेखपाल के महत्वपूर्ण कर्तव्य बताया, तो वो याद रखिएगा पांचों, क्योंकि इसके अलावा ये आपको 3 दे देगा, चौथा बताएगा, आपको बताना होगा कौन सा नहीं है। तब आप क्या करेंगे, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। तो दुग्ध उत्पादन उत्तर प्रदेश का दोस्तों पहला स्थान है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर। उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक दूध उत्पादित करने वाला राज्य है और भारत में कुल दुग्ध उत्पादन में 17% से अधिक की हिस्सेदारी रखता है उत्तर प्रदेश। और सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन होने के अलावा उत्तर प्रदेश में गायों और भैंसों की सबसे बड़ी संख्या भी है, जो 1.8 करोड़ यानी कि 1,80,00,000 से अधिक है इसमें। यहाँ पर दोस्तों खैरी, गण, पवार, गंगा तेरी और केंगटा उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली गाय की कुछ नस्लें। आपसे पूछ सकता है गाय की कौन कौन सी नस्लें उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं, तो आपकी खैरी, गढ़, पवार, गंगा तेरी और केंगटा ये आपकी पाई जाती हैं। और दोस्तों इसमें जैसे मैंने आपका इसमें और जैसे आपका हो गया, जैसे आपका कश्मीर में दोस्तों भारत में सेब का सबसे बड़ा उत्पादक है राज्य है, केंद्र शासित राज्य है। और केरल प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। और गुजरात भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है। मैं तीनों बता दिया आपको अलग से जोड़ करके। नेक्स्ट, 11वां प्रश्न, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में नामांकन करने की आयु कितनी है। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की नामांकन करने की आयु है दोस्तों 18 से 50 वर्ष तक। ये आपकी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में नामांकन करने की आयु है। और क्या क्या है इसमें, जैसे कि आपका बताया तो मैंने आपको देख लिया। अब फरवरी 2015 में दोस्तों वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा, जो भारत के पूर्व वित्त मंत्री थे अरुण जेटली, इनका निधन हो गया था 2019 में। 2015 के बजट भाषण में इसका मूल रूप से उल्लेख किया गया था। और इसे औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 मई 2015 को पूछ सकता है आपसे कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कब शुरुआत हुई इसकी, तो 2 मई 2015 को कोलकाता में प्रारंभ किया गया था। और दोस्तों प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना पर जीएसटी की छूट है। और किसी कारण से मृत्यु के मामले में दोस्तों नामांकित व्यक्ति को भुगतान 2 लाख रुपए मिलते हैं इसमें। यानी आपके जैसे कोई आपका रिलेटिव, भगवान न करे लेकिन हो जाता है, लेकिन बता रहा हूँ मैं आपको, अगर कहीं हो जाता तो इसमें आपको किसी जैसे नामांकित जिसका जिसका मतलब उसमें किया है, नामांकन किया है, उसको 2 लाख रुपए इसमें मिलने के। नेक्स्ट, 12वां प्रश्न,
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उत्तर प्रदेश में वर्ष में प्रारंभ की गई थी, यानी किस वर्ष में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ की गई थी? तो ये की गई थी आपकी सन 2012 में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? तो इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 2000 में, सन 2000 में इसकी शुरुआत भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी, भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा की गई थी। याद रखिएगा दोस्तों। और इसका उद्देश्य दोस्तों वर्ष 2003 तक 1000 व्यक्तियों और उससे अधिक जनसंख्या वाले सभी गांवों को सड़क उपलब्ध कराना था। यह आपका मतलब बढ़ता ही गया दोस्तों, इसमें बढ़ता बढ़ता। अब बात करें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ये अधिनियम ये आपका 7 सितंबर 2005 को पारित किया गया था, लेकिन ये 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ था। नेक्स्ट 13वां प्रश्न, किसके शासन के दौरान पटवारी को बदलकर लेखपाल कर दिया गया था? ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है लेखपाल की परीक्षा में आपका। दोस्तों चौधरी चरण सिंह के शासनकाल में दोस्तों लेखपाल पटवारी को बदलकर लेखपाल कर दिया गया था, और चौधरी चरण सिंह के शासन में कर दिया गया था आपका। फिर मैं आपको बता रहा हूँ भूमि राजस्व 1901 की धारा 23 में लेखपाल का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट 14वां प्रश्न, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में मतलब किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? ये सब प्रश्न आपके बनने हैं दोस्तों, याद रखिएगा। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी आपकी सन 2004 में प्रारंभ किया गया था। योजना भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी। इसे दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम में एकीकृत किया गया था। और इसमें आपके निम्न में संबंधित कौन कौन सी जैसे लड़कियों के लिए शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करता है, जैसे कि किस किस जाति की? तो दोस्तों अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए, अनुसूचित जनजाति के, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय और गरीबी रेखा से नीचे के परिवार के, इनमें आपका कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के लिए मतलब मिलता है, उनको शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करता है ये। नेक्स्ट 15वां प्रश्न बता ही दिया मैंने आपको, देख सकते हैं। 15वां प्रश्न, मनरेगा का उद्देश्य है, तो आपको बताना है कि मनरेगा का उद्देश्य क्या है। कोई दोस्तों क्वेश्चन इतने बड़ा है क्वेश्चन, इसलिए एक पेज में नहीं आ पाया। तो मनरेगा का उद्देश्य है दोस्तों आपका ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ग्रामीण अकुशल और बेरोजगार कर्मचारियों के लिए आजीविका सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है। 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है। और इसकी दोस्तों पूछ सकता है आपकी शुरुआत कब हुई थी इसकी? तो इसमें दोस्तों आपका मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, जो मैंने बताई दी आपको, सन सितंबर 2005 में पारित किया गया था। और अधिनियम 1991 में पहली बार PV नरसिम्हा राव द्वारा प्रस्तावित किया गया था। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।